हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के आर्टिकल के बारे में कि संविधान का आर्टिकल क्या है और किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। चलिए हम लोग जानते हैं संविधान के आर्टिकल के बारे में कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान दिया गया है और किस आर्टिकल में क्या नियम बनाए गए हैं ताकि किसी भी देश का शासन चले। आखिर संविधान होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। जैसा कि संविधान में जानते हैं, किसी भी प्रकार के शासन की सफलता के लिए जरूरी होता है किसी भी देश का एक संविधान होना चाहिए। और संविधान होता क्या है, तो संविधान किसी भी देश के शासन के लिए जिस नियम और सिद्धांत के बारे में, किसी भी नियम और सिद्धांत के आधार पर चलता है देश, तो किसी भी नियम और सिद्धांत के जो संग्रह होते हैं उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। किसी भी देश को शासन के चलाने के लिए हम लोग को नियम और सिद्धांत की ज़रूरत होती है और उस नियम और सिद्धांत के संग्रह को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। तो संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, दोनों। तो शासन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए या किसी भी देश की सफलता के लिए, मतलब शासन को अगर सफलतापूर्वक चलाना है तो एक संविधान का होना ज़रूरी रहता है। चलिए हम लोग बात करते हैं संविधान के कुछ आर्टिकल के और जानते हैं किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। तो हम जैसा जानते हैं कि भारत के संविधान में क्या है, भारत के संविधान में भाग 22 है। भाग 22 अनुसूची कितने हैं, अनुसूची 12 है, जो पहले कितना था, पहले 8 था। ये ध्यान रखिएगा। तो भाग इसमें डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, उसके साथ ही आर्टिकल को पढ़ते जाएंगे कि किस आर्टिकल में क्या है। तो सबसे पहले भाग 1 में जानते हैं क्या है। तो भाग 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसका राज क्षेत्र है। संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़तेंगे जो भाग 1 में है। चलिए भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल कितना है, 4 है। आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 4 है, वो पढ़ते हैं। तो भाग 1 में क्या है, पूछता है भाग 1 क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। राज्य कितने हैं, तो देश में राज्य कितने हैं, देश में राज्य 28 है। और यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश तो 8 है। ये ध्यान रखिएगा। भारत में अभी कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाग 1 में क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए भाग 1 में 4 आर्टिकल है, उसको देखते हैं और ट्रिक भी रखेंगे कैसे याद होगा, ट्रिक्स भी रखेंगे कैसे याद होगा। चलिए हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। भारत राज्यों का संघ है और उसका यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। इसको मिलाकर क्या बोला जाता है, भारत एक देश का नाम है। तो भारत राज्यों का संघ का नाम है, भारत संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन कैसे याद रहेगा, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो भारत का नाम और उसके केंद्र शासित प्रदेश, ये आर्टिकल नंबर 1 में है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही भारत का नाम ले कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है और एक संघ का नाम है और एक राज्य क्षेत्र है, तो आर्टिकल नंबर 1 याद रखिएगा। 1 तो भारत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, किसमें, द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन 1 नंबर में। दूसरा में है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब सेकंड में क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें आर्टिकल नंबर 2 में है। 2 और 3 में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, पहले हम 2 पढ़ते हैं उसके बाद 3 में बात करेंगे। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। दोनों और थर्ड में थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण होगा या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन होगा, जैसे एरिया, बाउंड्री और नेम्स। दूसरा में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो 2 में 2 वर्ड रहे, 2 वर्ड में प्रवेश और स्थापना। अगर 2 वर्ड रहे तो 2 में याद रखना है, और 3 वर्ड रहे जैसे एरिया, बाउंड्री और नेम्स, मतलब क्षेत्र का निर्माण,
क्षेत्र के निर्माण, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, वो क्या है 3 में है। कैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए सबसे पहले हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम जो क्या था, 1947 में देश आज़ाद हुआ तो एक स्वशासित क्षेत्र बन के, ऑटोनोमस स्टेट बन के था सिक्किम। मतलब सिक्किम में अपना शासक था, अपना शासन करते थे। चोंगलाम वंश का शासन था। इसमें क्या था, ये अपना शासन था, सिक्किम में अपना शासन था, ऑटोनोमस स्टेट था। लेकिन 1975 में इसे मिलाकर देश का शासन भारत से ही चलता था, लेकिन ये ऑटोनोमस था, मतलब पूरी तरह कंट्रोल में नहीं था। देश संविधान इसी से चलता था, भारत का ही, लेकिन भारत से थोड़ा सा अपना ही शासन चलाते थे वो लोग, लेकिन भारत का ही पार्ट कहलाते थे। तो 1975 में क्या कहलाया, ऑटोनोमस कंट्री से मिलके क्या बन गया, ऑटोनोमस समाप्त किया गया और पूर्णतः राज्य का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब राज्य था ही, लेकिन ये पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला कब, 22वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना। और 1975 में एक स्टेट बन गया सिक्किम, जो भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा 22वां राज्य कौन बना, तो सिक्किम बना। और पहले ऑटोनोमस था। तो ये हुआ क्या, नए राज्य का निर्माण नहीं हुआ, राज्य था ही, लेकिन वो भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो क्या है, वो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना वो 2 में है। लेकिन 3 में जानेंगे, 3 में क्या होता है, तो नए राज्य का निर्माण होगा, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन, फॉर्मेशन। ये एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है, लेकिन इसमें है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम। ABN याद रखिएगा, ABN मतलब एरिया, बाउंड्री और नेम्स में एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं इसके बारे में। आर्टिकल नंबर 2 क्लियर हो गया। जैसे राज्य था ही, लेकिन इसको नए राज्य नहीं बना के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तब वो 2 में हो गया, आर्टिकल नंबर 2। थर्ड में कैसे याद रखेंगे, ये देखिए। थर्ड में जैसे हम लोग एग्जाम्पल थर्ड में लेते हैं, 2 जून 2014 को क्या बना, एक नया स्टेट बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। ये है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन। तो क्या है, आर्टिकल नंबर 3 एरिया, बाउंड्री और नेम में एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम में चेंज हो रहा है, मतलब नया राज्य बन रहा है, तो आर्टिकल नंबर 3 होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट बना, नए राज्य का निर्माण हुआ, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन हुआ। तो तेलंगाना बना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो वो क्या बना, एक नया स्टेट बन गया। तो क्या हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो ये आर्टिकल नंबर 3 है। वैसे ही 2000 ईस्वी में 3 स्टेट बना, वो कौन कौन था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो ये क्या है, ये नया बना, जो आर्टिकल नंबर किससे बना, आर्टिकल नंबर 3 से। मतलब नए राज्य बना है, ना कि क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन हुआ। मतलब ये प्रवेश और स्थापना नहीं हुई है, इसके क्या है, एरिया बना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हुआ है, वो क्या है, तो आर्टिकल नंबर 3 में है। और भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का निर्माण होगा, अब वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में भी परिवर्तन होगा, तो आर्टिकल नंबर 3 में होगा, नॉट 2 में। 2 में क्या है, तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, तो आर्टिकल नंबर 2 है। आर्टिकल नंबर 2 से ध्यान रखिएगा सिक्किम को, और आर्टिकल नंबर 3 से याद रखिएगा तेलंगाना को, और ये 2000 में बना झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये 3। चौथा आर्टिकल में बात करते हैं कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारमाणविक विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यही है, लॉ मेड आर्टिकल नंबर 2 और 3 टू प्रोवाइड अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। इसको एक लाइन में समझाते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 2 और 3 ये राज्य बनाने का रूल था कि राज्य में प्रवेश या स्थापना होगी, तो हम लोग राज्य बनाएंगे, तो राज्य कैसे बनाएंगे, कभी भी संशोधन किया जाएगा, ये नए राज्य का निर्माण होगा तो साधारण बहुमत से होगा। मतलब हम लोग साधारण बहुमत से पारित करके करेंगे, ना कि इसको विधेयक से या
कभी भी राष्ट्रपति की अनुशंसा किया जाएगा, उसके बाद दोनों सदनों में विधेयक पारित होगा, उसके बाद 2/3 बहुमत से पास कराया जाएगा, ये सब रूल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सीधे 2/3 मतलब साधारण बहुमत से, 2/3 नहीं, साधारण बहुमत से, मतलब आर्टिकल 2 और 3 को यूज करना है। 2 और 3 को अगर नए राज्य के बनाना है या नए राज्य का प्रवेश करना है या स्थापना करना है तो सीधे संसद में क्या करना है, साधारण बहुमत से पास करना है और देश में नए स्टेट बन जाता है। तो साधारण बहुमत को पास करके आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज किया जा सकता है और इससे नए स्टेट को बनाया जा सकता है। बस ये आर्टिकल 4 में कह रहा है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल नंबर 2 और 3 टू प्रोवाइड अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। मतलब ये सब क्या है, फर्स्ट और अनुसूची बोला गया है कि अनुसूची पहली और चौथी अनुसूची में अगर संशोधन करना है, राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट अनुसूची है 1 और 4, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ बोल रहे हैं आर्टिकल 2 और 3। तो आर्टिकल 2 और 3 में क्या होना चाहिए, अगर संशोधन की ज़रूरत है तो देश में क्या करेंगे, साधारण बहुमत से बिल पारित करा करके ये संशोधन और कराएंगे और नए राज्य का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो साधारण विधेयक से क्या होगा, नए राज्य का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही आर्टिकल नंबर 4 है। चारों याद हो गया होगा, कैसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 कैसे याद करना है, तो भारत राज्यों का संघ है, मतलब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 1 नंबर में भारत, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो क्या है, एक मतलब भारत देश में भारत एक है तो 1 में याद होगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या था, तो प्रवेश और स्थापना, 2 अक्षर है, प्रवेश और स्थापना, ध्यान रखिएगा, याद करने का ट्रिक है। प्रवेश और स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, या प्रवेश या स्थापना, पास याद रखिएगा, 2 में पास है, माने प्रवेश और स्थापना तो 2 में होगा। तीसरा में क्या होगा, तो एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, या नए राज्य का निर्माण, जैसे ही लिखा हुआ है नए राज्य का निर्माण, पर इसमें प्रवेश और स्थापना है, इसमें 3rd में निर्माण है, तो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, मतलब ABN, ए से एरिया, B से बाउंड्री, N से न्यू स्टेट, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, और नए राज्य के निर्माण, तो किस में होगा, आर्टिकल नंबर 3। और 4 में क्या होगा, ये दोनों को लागू करने के लिए जो भी हम लोग को साधारण विधेयक की जरूरत होगी उसको पास करा लेना है और संविधान के अनुसार एक नया राज्य बन जाएगा, वो है आर्टिकल नंबर 4 में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं भाग 2 और आर्टिकल नागरिकता के बारे में। चलिए ये देखिए, नागरिकता के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप, आखिर नागरिकता कैसे मिलती है और नागरिकता कैसे खत्म होती है, क्या इसमें लोकसभा राज्यसभा की भी कुछ ज़रूरत होती है, संविधान में कुछ नियम बनाते हैं, कब भारत के नागरिक कहलाएंगे, कब भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी, किनको नागरिकता मिलना है नहीं मिलना है, इसके बारे में इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप भाग 2। जैसा कि अभी बताए संविधान में कितने हैं, भाग 22 है, तो भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। पूछता है कि एग्जाम में कि नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है, पार्ट 2 में है। और क्या है, दूसरा में सिटीजनशिप, कब कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर कितना, ये पार्ट हुआ, भाग हुआ, और आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इसमें आर्टिकल नंबर 5 से 11, याद रखिएगा 5 से 11 तक क्या है, तो भाग 2 में क्या है, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं भाग 5, मतलब भाग 2 में क्या है, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 के, लेकिन संविधान अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और पारित कब हुआ, पारित हो गया। अब उसके बाद संविधान का ये देश गणतंत्र कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक संविधान बनकर तैयार हो गया। कब, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत हो गया। उसके बाद अंगीकृत हो गया, उसके बाद भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो हम लोग देखते हैं अडोप्ट जब हुआ था, मतलब अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ। कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। तो भारत में कुछ लोग क्या
जैसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे, पहले भारत का संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949, उसके पहले, और आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 आज़ाद हो गया देश। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग भारत में रहे, कुछ लोग चले गए पाकिस्तान, कुछ लोग चले गए बांग्लादेश। तो किन की नागरिकता रहेगी, किन की नागरिकता नहीं रहेगी, इसके बारे में ये संविधान में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं 5। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान जब प्रारंभ हुआ, मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ, उस समय देश के कौन नागरिक थे और नहीं थे, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले 5 नंबर में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान अंगीकृत हुआ, संविधान बना, तो उस समय कौन देश के नागरिक थे और नहीं थे, ये कहलाता है जो रूल है संविधान। मतलब संविधान बना, उसमें हम लोग देश के नागरिक हो गए, देश में जन्म लिए, देश में रहे और यहाँ की नागरिकता प्रारंभ हो गई। मतलब संविधान लागू हुआ, वहाँ देश में रह रहे थे लोग। जो पाकिस्तान को चले गए, पाकिस्तान में नागरिकता प्राप्त करेंगे। जो भारत में रह गए संविधान के अंगीकृत होने पर, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। किस आर्टिकल में है? तो 5 में। कैसे याद होगा? ट्रिक से याद रखना है। तो पास से प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, पास से 5 याद रखिएगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस में है? तो आर्टिकल नंबर 5 में है। अब चलिए 6 में, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे संविधान के लागू होने के पहले या लागू होने तक कुछ लोग जो थे पाकिस्तान में थे, वो इंडिया को आ गए, तो उनको नागरिकता मिली और नागरिकता का प्रावधान किया गया है किसमें? तो आर्टिकल नंबर 6 में। मतलब कुछ लोग पाकिस्तान में थे, देश में संविधान लागू होने के अंदर ही, मतलब देश के आज़ाद होने के और संविधान के लागू होने के पहले ये आ गए, तो इनको नागरिकता मिलेगी। तो क्या है? पाकिस्तान से भारत में आ गए, प्रव्रजन कर गए। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले और कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में, मतलब सीधे याद रखिए 6 से 5 में आ गए। मतलब पाकिस्तान से भारत में आ गए तो क्या करना है? उनको नागरिकता प्रदान करना है। भारत के नागरिक वो हैं, पाकिस्तान से भारत को आ गए हैं, तो ये नंबर 6 होगा। कैसे याद रखना है? तो सचिन, जब याद रखने का तरीका है, जब भी सचिन खेलते थे तो सचिन पाकिस्तान के विरुद्ध 6 मारते थे। तो वो 6 कब मारते हैं? तो पाकिस्तान से जब भी कोई प्लेयर भारत में आता है तो ये सचिन तेंदुलकर 6 मारते हैं। याद रखने का तरीका है, पाकिस्तान से इंडिया में आया है, उनका नागरिकता दिए गए हैं कब? तो आर्टिकल नंबर 6 में। याद हो गया। 7th में जो पाकिस्तान से भारत में गए, मतलब ये 6 में है पाकिस्तान से भारत में आए, और 7 में है पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान में गए। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। मतलब भारत से पाकिस्तान चल गए, उनका नागरिकता भी प्रावधान है उसमें। किस में? आर्टिकल नंबर 7 में। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है किसमें? आर्टिकल नंबर 7 में। अब आगे पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 8। याद हो गया। 5 में क्या है? तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये तो पता ही है। आर्टिकल नंबर 6 मतलब पाकिस्तान से भारत में आए, और 7 में क्या है? पाकिस्तान से राइट्स ऑफ सिटीजन सर्टेन पर्सन हैव हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। 7 में क्या है? 7 में पाकिस्तान को गए, भारत से पाकिस्तान में गए, उनके नागरिकता के बारे में क्या कहा? प्रावधान है 7 में। क्लियर? पाकिस्तान से आए भारत में तो 6 में, और भारत से पाकिस्तान में गए तो 7 में। अब 8 में देखिए, भारत के रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हैव इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड। जैसे कुछ लोग अभी भी रहते हैं भारत के बाहर, जैसे राजदूत हैं, कुछ लोग नौकरी यहाँ करते हैं, रहते कुछ मतलब नागरिक भारत के बाहर रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपने पैसे के लिए, बाहर रहते हैं, 10 वर्ष भी रह जाते हैं, उसके कुछ बाहर मतलब कुछ बाद तक भी रहते हैं, 10 वर्ष रहे, 12 वर्ष रहे, कुछ लोग बाहर रहते हैं, ऐसा मानना है। और मानना क्या है? कुछ लोग पैसा के कारण रहता है, कुछ लोग नौकरी में हैं, तो कुछ लोग अपने जीविका चलाने के लिए गए हैं, तो ये
भारत के बाहर रहने वालों के लिए किसमें है? भारत के बाहर रहने वाले भारत के उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के आधार पर, मतलब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के आधार पर, मतलब कुछ लोग राजदूत हैं या रह रहे हैं बाहर, तो इसके बारे में भारत के बाहर रहने वालों के कुछ नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल नंबर किसने है? 8 में। याद रखिएगा 8 में क्या है? तो नागरिकता के बारे में भारत के बाहर रहने वाले में 8 याद रखना है। अब 8 नंबर आर्टिकल 9 में क्या है? तो विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ना होना, ना ऐसे याद रखें, ना होना मतलब 9 पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन, मतलब विदेशी नागरिकों की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता ना रहना मतलब कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली है तो वो नागरिक नहीं कहलाएंगे भारत के। तो इसमें किस में प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 9 नहीं रहना, नो रहना, नो 9 में। उसके बाद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कंटिन्यूअस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। 10 नंबर सचिन, ऐसे याद करने का तरीका है, सचिन का 10 नंबर का जर्सी था, वो कभी भी मतलब सचिन इतने महान खिलाड़ी थे कि वो नहीं भी खेल रहे हैं फिर भी वो देश के लिए बने हुए हैं, मतलब भारत रत्न है। खेल से एक व्यक्ति हैं जो भारत रत्न को प्राप्त किए, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और अगर देश का कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको मतलब याद किया जाएगा। तो वो क्या है? कंटिन्यूअस है, कभी भी मतलब इंड नहीं होने वाले भारत रत्न के नाम से जो भी व्यक्ति हैं कभी भी याद किए जाएंगे। तो वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो नागरिकता ऐसे याद रखिए, नागरिकता का बना रहना, तो कंटिन्यूअस है। जर्सी उनका 10 नंबर है तो कंटिन्यूअस 10 नंबर हमेशा बना रहेंगे, कभी भी भारत रत्न है कभी भी बना रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 10। 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। कुछ भी जो संसद है कुछ भी भारत के नागरिकता के बारे में कुछ भी संशोधन कर सकता है, ये संसद पर डिपेंड है। संसद लॉ के द्वारा कुछ भी एडोप्ट या डिलीट कर सकता है। संसद में ऐसा रूल है, लॉ या ला भी सकता है और रेगुलेट भी कर सकता है या उसको हटा भी सकता है। ये पार्लियामेंट में संसद में विधि बना सकता है। तब इसमें क्या है? 11 में आर्टिकल नंबर 11 ऐसे याद रखिएगा, 1 पर 1 11 मतलब पार्लियामेंट क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। सिटीजनशिप माने नागरिकता को ये अपने तरीके से संशोधन कर सकता है कि कौन देश के नागरिक होंगे कौन देश के नागरिक नहीं होंगे। जैसे ये संविधान संशोधन 100 है जो भारत बांग्लादेश के शरणार्थियों के बीच में संशोधन किया गया है। तो कहा जाएगा कि कौन भारत के नागरिक हैं कौन बांग्लादेश के नागरिक हैं, या उनको कुछ वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, जो उतने क्षेत्र में पड़ते हैं उनको दिया जाए। तो ये सब किसमें है? नागरिकता के बारे में प्रावधान। तो आर्टिकल नंबर 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाएगा, मतलब ये डिपेंड कर दिया है, संसद पर छोड़ दिया गया है कि किसको आप समय समय पर प्रावधान करेंगे नागरिकता का, और किसको प्रावधान के द्वारा किनको नागरिकता को हटाना है किनको नागरिकता को रखना है। तो ये पार्लियामेंट को दिया गया है संसद में। ये बीपीएससी और एसएससी के एग्जाम में पूछता है कि 11 आर्टिकल मतलब पूछा था संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना किस आर्टिकल में है। तो जैसे ही देखिए संसद अगर नागरिकता के बारे में कुछ भी बोल रहा है कुछ भी लॉ को यूज कर रहा है तो क्या होगा? आर्टिकल नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हम जानते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार भाग 3 को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट को पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? तो 12 में क्या है? डिफिनेशन दिया गया है। मूल अधिकार का डिफिनेशन क्या है? मूल अधिकार को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? ये कुछ नैसर्गिक होते हैं मतलब जन्म अधिकार से मिलते हैं, कुछ संविधान में दिया गया है, दोनों मिलाकर इसमें इंक्लूड किया गया है कि भारत का लोगों को मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। तो संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है। और आर्टिकल नंबर, अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल पढ़ना। तो आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 12 में क्या किया गया है, डिफिनेशन बताया गया है। मतलब मौलिक अधिकार का क्या डिफिनेशन है, कब हम लोग इसको अल्पीकरण करेंगे, कब डिरोगेशन करेंगे, या कब इसको थोड़ा सा मतलब संशोधन करके इसको कम करेंगे या कुछ बढ़ा भी सकते हैं। ये सब डिफिनेशन है मौलिक अधिकार का। किस में, भाग 12 में। भाग 12 नहीं, आर्टिकल नंबर 12 भाग 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 में। आर्टिकल नंबर 3 या 13 याद हो गया। फिर से भाग 3 हुआ, मूल अधिकार हुआ, और डिफिनेशन आर्टिकल नंबर 11 तक पढ़ लिए थे। संसद नागरिकता के बारे में संशोधन करेगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल नंबर 12 है, उसमें मूल अधिकार का क्या दिया गया है, तो परिभाषा दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं 13 में। आर्टिकल नंबर 13 क्या है, तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, लॉ इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि, ये पहले ही इस बार दे दिया है। उस समय जो नागरिकता हुई संविधान के लास्ट में दिया था। मतलब नागरिकता का जो लास्ट आर्टिकल था उसमें दिया था कि ये मतलब नागरिकता के बारे में संशोधन करेगी, लेकिन इसमें मूल अधिकार के बारे में क्या दे दिया है, पहले ही मतलब 13 में ही दे दिया गया है। आर्टिकल नंबर 13 में कि अगर मौलिक अधिकारों की ज़रूरत पड़े तो उसका अल्पीकरण भी कर सकते हैं, या उनका असंगत है तो उसको संशोधन भी कर सकते हैं। तो किस में है, आर्टिकल नंबर 13, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 13 में क्या है, तो मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। 13 आर्टिकल नंबर 13, 12 और 13 ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आते हैं 14 नंबर 14, जिसमें राइट ऑफ इक्वलिटी, समता का अधिकार है। राइट ऑफ आर्टिकल, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 समता का अधिकार है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो समता के अधिकार में जैसे देश का अगर संविधान लागू हुआ तो लोगों को समता का अधिकार दिया गया। जब कानून बनते हैं तो सभी देश के लिए एक समान कानून होते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सिख हों। तो वो समानता का नियम बताया गया है कि किस में है, तो ये 5 आर्टिकल में है, 14, 15, 16 और 17 और कहाँ तक, 18 तक। चलिए देखते हैं पहला क्या है, 14 में क्या है, आर्टिकल नंबर 14 देखते हैं। तो विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता मतलब अगर कानून बनाया जा रहा है तो सभी के लिए एक कानून होंगे, नहीं मतलब सभी के लिए एक कानून है। हम क्या मानते हैं नहीं मानते हैं उससे मतलब नहीं है। अगर देश में संविधान लागू हुआ है तो सबको एक समान समझेगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, ऊंच नीच की भेदभावना नहीं रखी जाएगी। तो समता, विधि के समक्ष माने कानून के नज़र में सब लोग क्या है, एक समान है। वो किस में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 14 में। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समता, किसमें है, समानता। संविधान के नज़र में सब लोग समान हैं। कानून न्यायपालिका सब लोग एक तरीके से, एक समान तरीके से देखेंगे। किसमें है, तो 14 में। 14 नंबर याद रखिए। 15 में क्या है, 15 में 5 याद रखिए। 15 में 5 याद करने का तरीका है क्या है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 1 2 3 4 5 से 15 मतलब 15 में 5 तरह के विभेद पर प्रतिषेध बताया गया है। 5 तरह के नियम को लागू किया गया है। पहला क्या है, धर्म के आधार पर कोई भी ऊंच नीच नहीं समझाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इक्वल हैं, इक्वल तरीके से व्यवहार किया जाएगा भारत के नागरिकों की तरह। तो धर्म, पहला धर्म के नाम पर प्रतिषेध है। दूसरा मूल वंश, कौन सी वंश के हैं, कौन से वंश के लोग हैं, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद जाति, कौन से जाति के हैं, देश के नागरिकों मतलब देश के संविधान को इससे मतलब नहीं है। उसके बाद लिंग, स्त्री या पुरुष सब लोग इक्वलिटी हैं। उसके बाद जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ है, भारत में कहीं भी हैं तो वो क्या हैं, एक तरह से एक नागरिक हैं। और एक नागरिक के तरीके से देखा जाए तो उनको सभी पर क्या है, विभेद का प्रतिषेध है। मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के मतलब के आप को देखते हुए उनको क्या है, विभेद पर प्रतिषेध किया गया है। इनसे अंतर नहीं होना है, किसी भी देश को इसके अनुसार ही लागू होना है।
तो 14 नंबर में क्या था, विधि के समझ, कानून के समझ, सब लोग समान हैं, ये 14 में हुआ। 15 में क्या है, 15 में है पाँच याद रखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन क्या ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, माने ये सब के आधार पर क्या करना है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध करना है, इसको अंतर नहीं मानना है। उसके बाद याद रहेगा 15 में पाँच ये याद रखना है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब विभेद नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना। आगे 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकारी नौकरी दिया जा रहा है तो सभी को एक समान तरीके से दिया जाएगा, इसमें विभेद नहीं किया जाएगा, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अगर लोक नियोजन हो रहा है, नौकरी अगर मिलेगी तो सबको समान तरीके से मिलेगी। तो क्या है 16 में, 16 मतलब 16 मतलब ऐसे याद रखिएगा 16, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, समता है तो 16 होगा। लोक नियोजन नौकरी करना है तो 16, 14 वर्ष के बाद नौकरी मिलती है तो 16 में याद रखना, नौकरी किस में है, लोक नियोजन में अवसर की समता 16 में है। 17 अस्पर्शिता का अंत, 7 से 17 याद रखिए, अस्पर्शिता माने एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 17 में अस्पर्शिता को क्या बोला गया है, छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 17 है। 18 में उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत मतलब बिना देश के राष्ट्रपति के आदेश के, बिना राष्ट्रपति के आदेश से हम लोग कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्सेप्शन है भारत रत्न, भारत रत्न भी दिया जाता है तो देश के राष्ट्रपति माने उच्च पद पर जो सबसे एक मालिक हैं वो देश का राष्ट्रपति हैं, उनसे कुछ भी ऑर्डर लेकर ही लिया जाएगा। तो उपाधियों का अंत, जैसे गवर्नर जनरल था, वायसराय था, ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया था। उसी तरह यहाँ भी देश में अगर कोई किसी को कोई उपाधि देता है तो जब तक राष्ट्रपति आदेश नहीं देंगे तब तक किन्हीं को उपाधि नहीं दिया जा सकता है, एक्सेप्ट भारत रत्न। तो क्या किया गया है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया, मतलब कोई भी टाइटल नहीं लिया जाएगा, उपाधियों का अंत है। तो आर्टिकल नंबर 18। अब है आगे स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, ये समानता का अधिकार दिया गया था, इतनी समानता है संविधान में। अब स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो पहला वाक स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का, मतलब 19, ऐसे याद रखिए, कभी भी ऐसा बोलो कि 19-20 ना हो, तो 19-20 ना हो, तो 19 बोलने के लिए भी स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ हानिकारक सिद्ध हो जाए, कटु बोलिए, ये झूठ बोलिए, ये सब नहीं बोलना है। तो वाक स्वतंत्रता, बोलने आदि की स्वतंत्रता दी गई है, 19-20 नहीं करना है, तो 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता है। 20 में तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो गलत जानबूझकर किया है या सही से किया है अपराध, तो उनको दोष सिद्ध करने का क्या है, संरक्षण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर जान के ही या फिर गलती से कुछ कर दिया है तो उसके बारे में अगर दोष सिद्ध करने का ये क्या है, संरक्षण दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, वो अपना वकील रखेगा, अपना कोर्ट में एक व्यक्ति उनके रहेंगे, उनके पक्ष में सुनवाई होगी, और जो कोर्ट का डिसीजन, न्यायपालिका का जो डिसीजन होगा उसका ये मानेंगी। तो वो दोष सिद्ध के बारे में संरक्षण दिया गया है कि कोई अगर व्यक्ति अपराध कर दिया है तो उसको दोष सिद्ध के लिए संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। तो 20 में याद रखिएगा, पहले बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, उसके बाद 20 में अगर कोई बोल दिया, अगर कुछ अपराध हो ही गया तो ये गलती से हो या सही हो तो संरक्षण करना है, तो 20 में है। अब याद रखिए आर्टिकल नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन क्या है, जीवन मेरा एक ही है, एक ही बार जीवन आता है, तो एक है तो 21 याद रखिएगा, 21 1 से 21 याद रहे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण और दैहिक मतलब स्वतंत्र, एक प्राण है और मेरा शरीर है, इसको संरक्षण करना है, मौलिक अधिकार है, वो किस में है, तो एक है, शरीर एक है, 21 में याद रखिएगा। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, एक संविधान संशोधन किया गया है, उसमें 21 के काम में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन याद रखिएगा 21 के 1 में, अगर शरीर में रहा तो शिक्षा लेके रहना है, ये याद रखिएगा, याद करने का तरीका है 21 का 1 में। उसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन,
अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध किया है और वो डिटेंशन हो गया, अरेस्ट हो गया है, तो उनको भी क्या है, दोष सिद्ध, मतलब उनको भी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, उनको भी देश के संविधान में एक कानून दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है तो उसको दोष से संरक्षण करना है। मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध, ये याद रखिएगा। 22 टू गिरफ्तारी, दो शब्द है, गिरफ्तारी और निरोध। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको अपना वकील रख के कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट में संरक्षण मिलेगा। कोर्ट में अगर दोष सिद्ध नहीं होता है तो वो छूट जाएंगे। तो वो क्या है, तो डिटेंशन, अगर गिरफ्तार कर लिए गए हैं या दोष सिद्ध हो गए हैं फिर भी उनको एक क्या है, एक वकील रखने का पावर है। एक वकील नहीं, मतलब वकील रखने का पावर है और वो अपने तरीके से छूट सकते हैं। अगर कानूनी का सुनवाई हुई, अगर दोषी हो गया तब तो दोषी का सजा पाना मतलब मिलना है और उनको काटना होगा। लेकिन अगर दोषी नहीं है और अगर वकील उनका जीत गए हैं तो उनको डिटेंशन मतलब गिरफ्तारी से छोड़ दिया जाएगा। तो गिरफ्तारी और निरोध में क्या है, संरक्षण मिलता है। किसमें, 22 में। तो याद रख, गिरफ्तारी और निरोध दो शब्द है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो गिरफ्तारी से संरक्षण करने के लिए उनको अब संविधान में प्रावधान है कि एक वकील रख सकता है। तो कितना है, 22 में। तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति, आगे देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 में। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर काम पे जाता है तो उसको शोषित नहीं करिए, वो अपने तरीके से काम करेगा और समय से काम करेगा। तो सबसे पहला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 और 24 दोनों को याद करने का तरीका क्या है, तो याद रखिएगा, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग होता है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, माने मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मानव के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और ज़बरदस्त इन्फोर्स नहीं किया जाए काम करने के लिए। अगर उनको काम करने का मन होगा करेंगे, उनको नहीं काम करने का मन होगा नहीं करेंगे। उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। आप उनके बदले उनको पैसा दीजिए, नहीं काम करेंगे नहीं दीजिए तो इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। मतलब बलात् श्रम और दुर्व्यवहार के साथ किसी मानव को ऐसा कदापि नहीं करवाना है कि काम करिए, ये काम करना है आपको। तो ये मौलिक अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 23 में। और 24 याद रखें। 24 में याद करने का तरीका है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब ये ऐसे याद रखिए, 14 है तो 24, ऐसे याद रखना है, 14 है तो 24। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नहीं लगाना है। तो 14 जैसे ही देखिए 14 जैसे ही आर्टिकल नंबर 24 उससे पहले 23 में है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध। और 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में मत लगाइए, मतलब वो निषेध है। ये होगा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इतना याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये उसके बाद 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। मतलब कोई व्यक्ति अगर धर्म मान रहे हैं तो वो अगर हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, ये स्वतंत्रता दी गई है, मौलिक अधिकार है कि आप जिस भी धर्म को माने अपने तरीके से माने, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम किस धर्म को मान रहे हैं ये मेरी मर्जी, आप किस धर्म को मान रहे हैं वो आपकी इच्छा है। तो हम लोग आगे देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता वो 25 में है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 8 इसमें भी 4 आर्टिकल दिए गए हैं, 25, 26, 27 और 28। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 25 में है, ध्यान से देखिएगा, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण, कंसाइंस, जो मेरा दिमाग कहता है, अंतःकरण कंसाइंस कहता है, मेरा जो भी आंतरिक माइंड कहता है वो कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब अंतःकरण को, और धर्म को अबाध रूप से, मतलब किसी का बाधा नहीं है कि हम ये धर्म माने, धर्म को अबाध रूप से मानना है। हम खुद मान रहे हैं कि हमको इस धर्म को मानना है। तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने माने प्रोफेशन है, ये मानिए, ये आचरण करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रचार करिए। ये किस में है, तो 5 से 25, प्रचार से याद रखिएगा 25 में है। धर्म की फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन,
ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, मतलब धर्म को हम लोग अंतःकरण की स्थिति और आबाद को प्रचार प्रसार और मानने के लिए हम लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। कोई भी धर्म को हम लोग माने, कोई भी धर्म को अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये क्या है, 25 में। ठीक है, समझ में आया। 5 से प्रचार करना तो 25, एक टर्म को याद रखना है 25। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं, 26 जनवरी को 15 अगस्त, 26 जनवरी को क्या मानते हैं, 26 जनवरी को 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 26 याद रखने का तरीका है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता मानते हैं, धर्म के नाम पर एक क्या है, स्वतंत्रता मानते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छुट्टी रहती है, तो वो क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 26 जनवरी को धर्म के नाम पर मानते हैं छुट्टी, तो ऐसे याद रखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस में है, तो 26 में। उसके बाद 27, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता नहीं, 28 में है ये। 27 में है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ध्यान से देखिएगा, 25 तो हो गया प्रचार करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानिए, प्रचार करिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप किस धर्म के मान रहे हैं, मतलब संविधान को कोई मतलब नहीं है। हमें कहने का मतलब संविधान को, तो संविधान का अनुसार क्या है, अंतःकरण को और धर्म को अबाध रूप से मानिए, प्रचार करिए, आचरण के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। तो 25 में है। 26 में धार्मिक कार्यों के बारे में प्रबंध करना है, यानी 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग प्रबंध करते हैं, तो 26 याद रखेंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंध। 27 में क्या है, 27 में ऐसे याद रखिएगा, 27 मतलब समुदाय, करों के समुदाय में स्वतंत्रता। अगर आपका किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में अगर कोई विशेष धर्म को बढ़ाना चाहता है, तो हम उससे, वो व्यक्ति किसी पर कर नहीं लगा सकता। जैसे हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कुछ भी मानते हैं, तो उसके लिए मंदिर बनाया जाता है, मस्जिद बनाया जाता है, तो उसके लिए अगर देना है तो किसी पर टैक्स को थोप नहीं सकते हैं। किसी पर आपको बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है नहीं बनाइए, किसी पर करों के बारे में स्वतंत्रता, मतलब टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मानी किसी व्यक्तिगत धर्म के बढ़ाने के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता, करों के देय में स्वतंत्रता, कर किसी पर नहीं लगा सकते हैं। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, याद रखिए, करों के समुदाय, 7 से 27 होगा, करों के बारे में समुदाय में स्वतंत्रता 27। उसको 28 लास्ट याद रखिएगा, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कुछ शिक्षा संस्थान में अगर धार्मिक कार्य हो रहे हैं, धार्मिक उपासना हो रही है, तो उसमें आपकी स्वतंत्रता दी गई है। आप जाइए नहीं जाइए, उससे संविधान को कोई मतलब नहीं है, ना कि नहीं जाइएगा तो कार्रवाई नहीं होगी। ये धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब किसी शिक्षा संस्थान, एजुकेशन सेंटर हो या फिर धार्मिक शिक्षा में या धार्मिक उपासना हो रहा है, धार्मिक उपासना माने पूजा हो रही है, धार्मिक उपासना हो रहा है, तो उसमें आपको उपस्थित होना है या नहीं होना है, उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, उसमें उपस्थित होना है नहीं होना है, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो ये कैसे याद रखिएगा, 28, ये संविधान का भी कार्रवाई नहीं करेगी, ये मौलिक अधिकार है। तो 28 में कैसे होगा, तो शिक्षा संस्थानों में अगर धार्मिक क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या कोई पूजा, धार्मिक पूजा कहीं भी हो रहा है, तो उसमें आपको रहना है नहीं रहना है, ये आप पर डिपेंड। ये 28 हुआ। 29, 30 ये याद रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा, हम लोग जानते हैं कि वैदिक कालों से ही संस्कृति और शिक्षा का महत्व रहा है, तो यहाँ भी संविधान में भी रखा गया है कि संस्कृति और शिक्षा को समान रखा जाए। तो देखिए 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। 29 में बोला गया है, मतलब देश एक क्या है, लोकतंत्रात्मक देश है, यहाँ ऊंच नीच का भावना नहीं है, मतभेद नहीं किया जा सकता है। देश तभी विकास करेगा जब हाई लेवल के लोग और लो लेवल के लोग, मतलब जो प्रोफेशन में हैं और जो लोकल लेबर है, मतलब माइनॉरिटी, और कहने का मतलब है माइनॉरिटी और मेजोरिटी, जो भी है अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक है, उनको ध्यान में रखकर तभी देश, ध्यान में रखना तभी देश आगे बढ़ेगा। तो अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण रखना है, 29 में है, याद रखिएगा। और 30 में वही है कि राइट ऑफ
माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब शिक्षा संस्थानों की स्थापना, और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है प्रशासन करने का अधिकार, मतलब माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार है कि वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए प्रशासन वर्गों का अधिकार, माने वो भी प्रशासन वर्ग में शामिल हो सकते हैं, उनको भी प्रशासन करने का अधिकार है, उनको भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कैसे देखते हैं कि मदरसा का स्थापना होती है, कुछ सिख लोग अपने स्थापना शिक्षा संस्थान स्थापना करते हैं, तो वो माइनॉरिटीज़ को दिया गया है कि आप अपने भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट भी स्थापित कर सकते हैं और क्या माइनॉरिटीज़ के शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं। ये हुआ 29-30। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण है और 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं अल्पसंख्यक लोग, ये है। उसके बाद 31 के का से गा तक याद रखिएगा। 31 के गा का है क्या, संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियाँ, मतलब सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई एस्टेट, संपत्ति आदि के अर्जन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो 31 के का में है। इसको विधि का अधिकार पहले था, अब तो क्या कर दिया गया है, लीगल एक्शन कर दिया गया है। तो संपत्ति आदि के लिए अर्जन के लिए उपबंध करने वाली नियम बनाए गए हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति अर्जित करते हैं या सरकारी नौकरी में है तो उनको भी एक लिमिट दिया गया है कि इतना तक ही सेविंग करना, एक और अधिक संपत्ति अर्जित करना भी गैर कानूनी घोषित किया गया। तो मौलिक अधिकार ये अब नहीं रहा, ये हटा दिया गया, अब पहले इसी में था ये। तो संपत्ति आदि को अर्जन करने के संबंध में लागू करना किस में है, तो 31 के का में है। खा में क्या है, तो कुछ अधिनियम और विनियमन का विधि मान्यकरण, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, माने कुछ एक्ट विधि और विनियम का अगर लागू करना है तो 31 के खा में करेगा। 31 के गा भी देख लीजिए, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ लोग डायरेक्ट कैसे बोले 13 में संविधान को अगर ज़रूरत हो कि मौलिक अधिकार को हम अल्पीकरण करेंगे या थोड़ा संशोधन करेंगे तो 13 में होगा, लेकिन यहाँ भी 31 के गा में भी बोला गया है कुछ निर्देशक तत्व है, प्रभावी तत्व हैं, उसको नियम और रेगुलेट करेंगे, विधि बनाएंगे और रेगुलेट कर सकते हैं। तो किस में है, कुछ नियमों को विधि नियम करना और विधिमान करना, किस में बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस में दिया गया है, तो 31 के गा में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 31 के का खा गा है, फिर से समझा रहे हैं। 31 के का में क्या है, तो संपत्ति आदि के लिए जो अर्जित किया जाता है उसके बारे में लागू है करना है, और खा में कुछ अधिनियम और विनियम बनाना है, और गा में निर्देशक तत्वों प्रभावी करने के लिए कुछ भी अगर विधि बनता है, कुछ भी एक्ट लागू होता है तो 31 के खा में। उसके बाद 32 को याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना गया है, इसको हम अलग से बताएंगे। संविधान में 32 आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है, तो इसको हम आर्टिकल नंबर 32 को अलग से बताएंगे। इसमें अगर आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार का हनन हो रहा है तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अलग से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 है, 32 से 35 तक, तो अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। थैंक यू।